बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हार्वर्ड एकेडमी की तरफ से आपको वेलकम कहते हैं। हार्वर्ड एकेडमी CSSPMS फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन या पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के जितने भी आपके वन पेपर MCQ पेपर पैटर्न के एग्ज़ाम्स हैं उनके कंसेप्चुअल प्रिपरेशन हम थ्रू आवर वेबसाइट www.harvardacademy.com कोर्स की फॉर्म में, वीडियो की फॉर्म में और क्विज़ की फॉर्म में ऑफ़र करते हैं। तो आपका जो भी एक कंसेप्चुअल प्रिपरेशन के लिहाज से आप चीज़ों को लेकर चलना चाहते हैं तो आप हमारे फोरम को ज्वाइन कर सकते हैं। घर बैठे आप तैयारी कर सकते हैं और आपको कहीं ट्रैवल करने की, ज़्यादा हैवी अमाउंट्स में फ़ीस पे करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारा टॉपिक चल रहा है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 का एग्जेम्पशन एंड कंसेशंस। इसमें हमने मज़ीद कुछ एरियाज़ उनको डिफ़ाइन भी करना है, अंडरस्टैंड भी करना है, जिनके ऊपर गवर्नमेंट की तरफ से टैक्स में एग्जेम्पशन दी गई है। इनकम ऑफ कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम और रीएट स्कीम, यानी कि जो रियल इस्टेट में या फिर कहीं कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट का जो प्लान होता है, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट का कॉन्सेप्ट जो है, आप ये भी समझ सकते हैं कि आपके पास पैसा ज़्यादा है और आप कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, लेकिन आपके पास इतनी एक्सपर्ट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, एक्सपर्ट एरियाज़ नहीं है और आपको कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, कितनी अमाउंट इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, कितना रिटर्न मार्केट में मिल रहा है और कहाँ से आपको कितना रिटर्न मिलेगा, ये आप एनालिसिस करने से कासिर हैं, क्योंकि आपके पास इतने ना तो रिसोर्सेज हैं, ना आप इतने महंगे अपने जो है एम्प्लॉइज़ हायर कर सकते हैं। तो आपने अमाउंट सिंपली इन्वेस्ट करनी है, आपको कोई फोरम चाहिए। सेम मेरी तरह का कोई और एक इंडिविजुअल होगा, वो भी इसी तरह का ही जो कॉन्स्ट्रेंट है उसको फेस कर रहा होगा और इन्वेस्टमेंट भी करना चाहता है, उसके पास रिसोर्सेज भी लेट्स सपोज हूँ। तीसरे नंबर पे ये है कि जब इस तरह के लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और उनको एक्सपर्ट फोरम नहीं मिलता, तो एक फोरम मौजूद होता है जो इस तरह की सर्विसेज दे रहा होता है, वो लोगों से पैसा पूल करता है, वो लेता है और उसको फर्दर इन्वेस्टमेंट करता है। तो इस तरीके से जॉइंटली जो कलेक्टिव अमाउंट है वो इन्वेस्ट की जाती है। तो एनी इनकम ड्राइव बाय अ कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम और अ रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट स्कीम शैल बी एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स इफ, कंडीशन क्या है, एटलीस्ट 90% ऑफ इट्स अकाउंटिंग इनकम ऑफ ईयर, और जिसमें से कैपिटल गेन की अमाउंट आप निकाल देंगे जो रियलाइज हो या अनरियलाइज हो, और उसके जो प्रॉफिट्स हैं 90% कम अज़ कम वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाना चाहिए, किसमें, जो यूनिट होल्डर हैं इस तरह के फोरम के या जो इस तरह का ट्रस्ट बना हुआ है, इस डिस्ट्रीब्यूटेड अमंगस्ट द यूनिट ऑफ सर्टिफिकेट होल्डर्स और शेयर होल्डर्स। सिंपल सी बात, अगर मैं इसको कंक्लूड करूं जो हमने रीड किया कि लेट्स सपोज 1 लाख प्रॉफिट हुआ था एक महीने में और 10 यूनिट ट्रस्ट होल्डर्स हैं जिन्होंने अमाउंट डाली थी और 1 लाख प्रॉफिट हुआ, तो उसमें से 90,000 कम अज़ कम वो प्रॉफिट जो 10 लोगों ने इन्वेस्टमेंट की हुई है उनको रिटर्न कर दें, उनको पे बैक कर दें। तो आपको इस तरह की जो कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट या रियल टाइप स्कीम होगी उस पर टैक्स की छूट मिलेगी। वाइल डिटरमाइनिंग distribution of 90% of accounting income, the income distributed through bonus shares, units or certificate shall not be taken into account। कि आपने उनको बोनस शेयर दे दिए या इस तरीके से कोई सर्टिफिकेट इशू कर दिए और उसमें अमाउंट एडजस्ट कर ली, तो इस तरह की कोई पॉलिसी काम नहीं आएगी, बल्कि डायरेक्टली अमाउंट वो आपने उनको हैंड ओवर करनी। तो अकाउंटिंग इनकम से मुराद ये है कि जो अकाउंटिंग के प्रोसीजर्स के मुताबिक आपने सारे लवाजमात पूरे करते हुए अकाउंटिंग इनकम कैलकुलेट करनी है, उसमें जितनी डिडक्शंस हैं, उसमें जितनी एडिशंस हैं, वो सारी करने के बाद तो वो अकाउंटिंग इनकम कैसे हम कंसिडर कर सकते हैं, उसमें आपको इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल और फिनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना पड़ता है। तो यहाँ पे इनकम की अमाउंट तक पहुँचने के लिए आपको सारे वो स्टैंडर्ड फॉलो करने होंगे। इसके अलावा अब आप कहीं पे किसी इंडिविजुअल से भी पूछें तो डिफेंस फोर्सेस के एम्प्लॉयज़ से पूछ लें, बाकी प्राइवेट किसी जो ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनी है, इंडस्ट्री है, उसके अंदर काम करने वाले से पूछ लें, तो किसी को मेडिकल फैसिलिटी मिल रही होती है, किसी को नहीं मिल रही होती है, और किसी को मेडिकल ट्रीटमेंट मिल रही होती है और किसी को मेडिकल अलाउंस मिल रहा होता है, और किसी को समटाइम मेडिकल रिइंबर्समेंट की सहूलत भी दी गई होती है कि अगर एमरजेंसी में कहीं से वो इलाज करवाता है, आपने जो उसके ब्लड रिलेशन होते हैं उनको फिर वो अमाउंट जो उसने खर्च की होती है मेडिकल के लिए उसको वापस मिल जाती है, उसको मेडिकल रीइंबर्समेंट कहते हैं। तो इसकी ट्रीटमेंट कैसे होती है वो भी देखते हैं। एनी बेनिफिट और रीइंबर्समेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंसेस और हॉस्पिटलाइजेशन चार्जेस टू एन एम्प्लॉय इज
परक्यूज इट इन हिज हैंड्स, कि जब उसको हाथ में आती है वो अमाउंट जब मेडिकल रीइंबर्समेंट की शक्ल में, तो हम उसको परक्यूज इट यानी कि एक जॉब की जो उसकी साथ साथ एक सहूलत के तौर पे कंसिडर करते हैं। द टैक्स ट्रीटमेंट डिपेंड्स अपॉन द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट विच इज़ एज फॉलोज, कि जो एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर की जो रिलेशनशिप है या जो एम्प्लॉयर ने क्या क्या उसको ऑफ़र किया था उनके ताल्लुक पे उनके उस एग्रीमेंट के ऊपर बेस करता है कि उसको टैक्स लगना चाहिए नहीं। नंबर 1 क्या है, एनी बेनिफिट टू द एम्प्लॉय इन द फॉर्म ऑफ फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट और हॉस्पिटलाइजेशन बाय एन एम्प्लॉयर शैल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स इफ इट इज़ प्रोवाइडेड इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, के उस कंपनी ने जो जिसका वो एम्प्लॉय है इंडिविजुअल, उसका अपना सेटअप मौजूद है जहाँ पे वो मेडिकल ट्रीटमेंट और हॉस्पिटलाइजेशन वगैरह की सहूलत देते हैं और ये टर्म ऑफ एग्रीमेंट में भी मौजूद है। तो इस तरह की मेडिकल फैसिलिटी या अखराजात जो कंपनी बियर करती है या गवर्नमेंट बियर करती है तो उस पर कोई टैक्स नहीं होगा। सेकंड नंबर पे क्या है, एनी बेनिफिट टू द एम्प्लॉय इन द फॉर्म ऑफ रीइंबर्समेंट ऑफ चार्जेस शैल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स इफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, कि जो बेनिफिट एम्प्लॉय को एक मेडिकल रीइंबर्समेंट का दिया जाता है वो भी एग्जाम्प्ट होता है, लेकिन उसके साथ 2 कंडीशंस क्या हैं कि नॉर्मली द रीइंबर्समेंट इज़ इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कि एम्प्लॉय और एम्प्लॉयमेंट के दरमियान में जो टर्म्स एग्री हुई थी उसमें ये चीज़ मौजूद थी कि आपको मेडिकल रीइंबर्समेंट की जाएगी। दूसरे नंबर पर क्या कंडीशन है, द एम्प्लॉय हैज़ सबमिटेड प्रॉपर रिसीट्स बियरिंग NTN and complete address of the hospital or clinic and the bills are attested and certified by the employer कि जो एम्प्लॉय जहाँ से ट्रीटमेंट करवाता है वहाँ के हॉस्पिटल क्लिनिक के सर्टिफिकेट्स होने चाहिए, वो बाकायदा टैक्स देने वाला हॉस्पिटल हो क्लिनिक हो, और वो जब बिल आप लेके आएँ तो एम्प्लॉयर आपका उसको टेस्टिफाई करे, अटेस्ट करे कि हाँ ये वाकई जेन्युइन है केस, और उसकी जितनी भी स्क्रूटनी है प्री ऑडिट वगैरह वो करने के बाद उसको प्रोसेस करेंगे। नंबर 3 क्या है, maximum 10% of the basic salary shall be exempt from tax if the medical allowance has been received by an employee and no other benefit in this regard is provided for under the terms of employment, कि एक इंडिविजुअल है उसको अलाउंस मिल जाता है मेडिकल अलाउंस, लेकिन यहाँ पे ये बताया कि मेडिकल अलाउंस मिलने की सूरत हाल में उसको 10% तक टैक्स की छूट होगी, यानी कि अगर फर्ज किया उसकी 1 लाख सैलरी है तो उसका 10% लेंगे तो 10,000, तो 10,000 अगर उसको मेडिकल अलाउंस मिल रहा है उसके ऊपर टैक्स नहीं है। अगर फर्ज किया उसको मेडिकल अलाउंस 15,000 मिलता है तो ऊपर वाला जो 5,000 होगा उसके ऊपर टैक्स होगा। एनी अमाउंट एक्सीडिंग 10% ऑफ बेसिक सैलरी शैल बी टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी, और उसको सैलरी में कंसीडर करके उसके ऊपर टैक्स होगा। नंबर 4 क्या है, ये सारी कंडीशन हम पढ़ते आ रहे हैं। नंबर 4 ये सिचुएशन हो सकती है, टोटल अमाउंट ऑफ मेडिकल अलाउंस शैल बी टैक्सेबल इफ द एम्प्लॉयर हैज़ प्रोवाइडेड facility of medical treatment or reimbursement of medical expenses. Under this case, medical facility shall be treated as discussed in earlier paragraph. कि इंडिविजुअल को कोई अलाउंस भी मिल रहा है और साथ में मेडिकल रीइंबर्समेंट या मेडिकल की फैसिलिटी भी मिल रही है तो उसकी टोटल अमाउंट जो है वो टैक्सेबल हो जाएगी। इसके बाद आ जाता है हमारे पास रिसीट्स ऑफ ओवरसीज प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन, जिसको OPIC कहते हैं, ओवरसीज प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन। सॉरी, ऑल पेमेंट्स, जितनी भी पेमेंट्स है उसमें प्रिंसिपल भी हो सकता है, उसके ऊपर इंटरेस्ट और एक्स्ट्रा फीस भी हो सकती है, रिसीव्ड बाय OPIC फ्रॉम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट अंडरटेकन इन परसुएंस टू द इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव एग्रीमेंट साइंड बिटवीन गवर्नमेंट्स ऑफ पाकिस्तान एंड USA डेटेड 18 नवंबर 1997, कि इसमें जितना उसने पैसा एडवांस किया था उसके ऊपर इंटरेस्ट हो या एक्स्ट्रा उन्होंने कोई फ़ी चार्ज की हो, OPIC जितना भी इसमें से रिसीट्स हासिल करेगा उसके ऊपर टैक्स नहीं होगा। इसके अलावा प्रॉफिट्स ऑन डेट रिसीव्ड बाय जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी, JICA है कि ये जापान की कंपनी जिसने प्रोजेक्ट बेस्ड पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट की थी, और ये बुरहान के नाम से एक प्रोजेक्ट था इनका, इस्लामाबाद बुरहान के नाम से ट्रांसमिशन इन्फॉर्मेट प्रोजेक्ट था, तो इसके ऊपर भी उनको छूट दी गई थी कि टैक्स उन पे उनके प्रॉफिट्स पे नहीं लगाया जाएगा। ऑल प्रॉफिट्स ऑन डेट्स रिसीव्ड बाय JICA फ्रॉम इस्लामाबाद बुरहान ट्रांसमिशन रिफॉर्मेट प्रोजेक्ट फेज़ 1 इन परसुएंस टू द लोन एग्रीमेंट फॉर दिस प्रोजेक्ट, के जो उन्होंने इस्लामाबाद बुरहान ट्रांसमिशन रिफॉर्मेट प्रोजेक्ट में हिस्सा लिया था इसके ऊपर जितना भी उनको प्रॉफिट होगा उसके ऊपर टैक्स नहीं होगा। इसके अलावा कुछ सोसाइटी की जो वेलफेयर के लिए या जो वर्कर्स होते हैं उनके वेलफेयर के लिए सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशन बने होते हैं, तो उनकी भी जितनी आमदन होगी उसके ऊपर भी टैक्स नहीं होगा, लेकिन आमदन ये है कि
वो जो एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूशन करते हैं उस आने वाले पैसे से अगर कोई फ़ायदा हो रहा है तो उसके ऊपर टैक्स नहीं है। अगर वो पैसा फर्दर कहीं इन्वेस्ट करके उसके ऊपर फर्दर बेनिफिट वो लेते हैं या प्रॉफिट अर्न करते हैं, उसके ऊपर टैक्स होगा। तो इनको देख लेते हैं कि वो कौन कौन से सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशन हैं जिनको टैक्स की छूट मिली हुई है। Income of the following institutions derived from social security contribution shall be exempt from tax. नंबर 1 क्या है? बलूचिस्तान एम्प्लॉयज़ सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशन, ये बलूचिस्तान का बेस्ड है। दूसरे नंबर पे एम्प्लॉय सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशन खैबर पख्तूनख्वा KPK की बेस पे। तीसरे नंबर पे पंजाब एम्प्लॉय सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशन और चौथे नंबर पे सिंध एम्प्लॉय सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशन। तो ये चारों सूबों का अपना अपना इंस्टीट्यूशन है और इन इंस्टीट्यूशन को टैक्स की छूट है जो एम्प्लॉयज़ उनकी कंट्रीब्यूशन करते हैं उसकी हद तक। बाकी रिमेनिंग जो है यहाँ पे आप नोट करें, ओनली सच इनकम शैल बी एग्जाम्प्ट विच इज़ डिराइव्ड फ्रॉम सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन। तो जो इनको कंट्रीब्यूशन मिलती है उसमें से जो आमदन उनको होती है उनके ऊपर टैक्स की छूट है। ऑल अदर इनकम ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन शैल बी टैक्सेबल। बाकी जो उनकी फर्दर एक्टिविटीज़ होती है या कहीं इन्वेस्ट करते हैं तो उसके ऊपर जो आमदन उनको होगी उसके ऊपर टैक्स लगेगा। तो आज का सेशन यहाँ पे क्लोज करते हैं। इंशाल्लाह हमारा ये सेशन जो एग्जाम्पशन और कंसेशन का है ये चलता रहेगा। तो आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।